इजलास में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए उस बड़े फैसले की जिसकी मांग लंबे समय से किसान वर्ग कर रहा था। 2023-24 के लिए खरीफ फसलों पर एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि को मंजूरी मिली है। और पूरी अपडेट आपको देते हैं क्योंकि किसानों की ये मांग अब सरकार की नजर में आ गई है। धान पर 7% तक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को बढ़ाया गया है। सरकार के इस फैसले से सूरजमुखी, धान और कपास पर एमएसपी सीधे तौर पर बढ़ी है। पूरी अपडेट आपको देते हैं। मूंगफली और सोयाबीन उगाने वाले किसानों को भी इससे फायदा होगा और मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक, इन सभी चीजों में से सबसे अधिक मूंग के समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा एमएसपी को बढ़ाया गया है। 10.4% इसकी बढ़ोतरी हुई है। मूंगफली की अगर बात करें तो 9% इसकी बढ़ोतरी हुई है। सेसमम पर 10.3% यानी कि मूंग के बाद भी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इस पर हुई। धान पर 7%, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर, उड़द, सोयाबीन और सूरजमुखी के बीज पर लगभग 6 से 7% की वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी और ये जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जो खरीफ की फसलें हैं उससे जुड़ी हुई तमाम सारी जो रियायत है किसानों को अब से मिलने लगेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा था जिसमें सरकार के फैसले के अंतर्गत सूरजमुखी, धान और कपास पर एमएसपी बढ़ाई गई है। एक बार फिर से आपको पूरी जानकारी दे देते हैं कहां कहां राहत मिलने वाली है। मूंगफली और सोयाबीन उगाने वाले किसानों को इससे फायदा होगा। अब फायदा कौन से क्राइटेरिया में होगा वो भी आपको समझा देते हैं क्योंकि मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 10.4% बढ़ोतरी की गई है। 10.4% की बढ़ोतरी इस पर। मूंगफली की अगर बात करें तो 9% की बढ़ोतरी इस पर। सेसमम पर मूंग से थोड़ा ही कम 10.3% की बढ़ोतरी और धान पर 7% की बढ़ोतरी की गई। ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर, उड़द की दाल, सोयाबीन और सूरजमुखी के बीज पर भी लगभग 6 से 7% की वृद्धि की गई और खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। अब आपको बताते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, वो फैसला जो कि उन लोगों के लिए भी एक फायदेमंद फैसला साबित होगा जो कोशिश करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन को जानते रहे और ब्रज 84 की परिक्रमा करते रहे। लेकिन ब्रज क्षेत्र के धार्मिक विकास और थार क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन की मंजूरी से अब सभी की भीतर एक खुशी की है। सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर खुलेंगे जो कि इस चीज से जुड़े हुए हैं। गाइड्स होंगे, टूर ऑपरेटर्स होंगे, लेकिन सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने से सीधे सीधे रोजगार तो लोगों को मिलेगा ही, लेकिन जयपुर में जब ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड रहेगा तो लोगों को सहूलियत भी अपनी परेशानियां या फिर सजेशंस देने में रहेगी। थार क्षेत्र विकास बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में रहेगा और पर्यटन विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। पूरी अपडेट आपको देते हैं। पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक विकास के सदस्य इसके सचिव होंगे और ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड गिरिराज 84 कोर्स परिक्रमा आदि को आवागमन के लिए सुगम बनाने, साथ ही विश्राम स्थलों के विकास, जो लोग वहां पर विश्राम करते हैं इस पूरी यात्रा के दौरान उनके विश्राम स्थलों के विकास से जुड़ी हुई उसकी सारी सुविधाएं उनके लिए हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए बाकायदा इसका गठन किया जाएगा। ब्रज संस्कृति से जुड़े पारंपरिक मेलों, उत्सवों और कलाओं का भी संरक्षण किस तरह से किया जाए क्योंकि देखते ही देखते ये कलाएं कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले अब कमतर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन सरकार की कोशिश एक बार फिर से इन्हें जीवंत करने की रहेगी। ब्रज संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी पारंपरिक मेले होंगे, जितने भी समय समय पर मेलों का आयोजन किया जाता है, उन्हें एक बार फिर से उतनी ही जीवंतता के साथ में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा बात अगर उत्सवों की करें जो कि ब्रज संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनमें भी नवाचार देखने को मिलेंगे। कलाओं का संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य लगातार ये बोर्ड करेगा। साथ ही इस बोर्ड में अध्यक्ष सहित 4 गैर सरकारी सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल पदभार ग्रहण से अगले 3 वर्ष तक होगा। इस बोर्ड के कार्यक्षेत्र में भरतपुर और करौली जिला शामिल होगा। कांग्रेस वॉर रूम में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने फीडबैक लिया और इस बैठक के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा मीडिया से भी रूबरू हुए। बैठक पहले वो करते रहे, सभी 1 to 1 पहुंच रहे थे, सभी से वो फीडबैक ले रहे थे और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। काफी रोचक बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मंत्रियों और विधायकों से फीडबैक लिया उसी तर्ज पर जिस तरह से विधायकों और मंत्रियों के साथ इससे पहले भी 1 to 1 फीडबैक लिया गया है और ये उसका एक दूसरा ही चैप्टर आप मान लीजिए, दूसरा संस्करण। मंत्रियों ने अपने कामों की प्रगति रिपोर्ट बताई। उन्होंने कहा कि मंत्री बताते रहे कि उनके विभाग में कितने प्रतिशत कार्य हो गए हैं, बजट घोषणाओं के अनुरूप क्या कार्य चल रहा है, कितना जल्दी उसे करना है। लेकिन साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ईडी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें ईडी का कोई डर नहीं है, भाजपा कर्नाटक में ऐसा कर चुकी है, हम भाजपा का डट कर मुकाबला करेंगे, इनसे डरेंगे नहीं।
ये भी कह दिया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और संगठन के दम पर सरकार राजस्थान में रिपीट होगी। पार्टी नेताओं के साथ अलग अलग भी 1-to-1 बैठक की, तो उन तमाम सारी चीजों पर खुलकर बोले सुखजिंदर सिंह रंधावा। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रियों के साथ बातचीत की, फीडबैक उनके विभागों के कामों का लिया, लेकिन ईडी के मामले पर भी सवाल से वो मुकरे नहीं। उन्होंने कहा कि ईडी से वो डरते नहीं है। ईडी की जो कार्यप्रणाली है वो दबाव की कार्यप्रणाली है, लेकिन आने वाले दिनों में जवाब सरकार को रिपीट करवाकर जनता ही भारतीय जनता पार्टी को देगी। और तमाम सारी बातें उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। तो 2024 की तैयारी के मद्देनजर भाजपा में बदलाव के आसार बन रहे हैं। सोमवार मंगलवार को अमित शाह ने मैराथन बैठकें की, 2 दिन लगातार रैपिड बैठकें। केंद्रीय गृह मंत्री और राजनीति के भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ ये रैपिड बैठक मंडे ट्यूसडे 2 दिन लगातार की उन्होंने। कुछ राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2024 की चुनौती अब सभी के सामने, और भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में हर मोर्चे पर अपनी मजबूती के लिए अड़िग है। कुछ पदाधिकारियों की भूमिका भी बदलने की संभावना है, और मोर्चा संभाला है अमित शाह ने, जो कि लगातार एक चाणक्य की भूमिका निभाते हैं। क्या नया किया जाना है, क्या पुराना मिटाना है, क्या इरेज करना है, जो गलतियां हो जाती है उसे किस तरह से इरेज कर दिया जाए, नई कोशिशें किस तरह से की जाए, और कोशिशें भी ऐसी जिसकी भनक भी लोगों को ना लगे, लेकिन रहते ही रहते बदलाव एक बड़ा हो जाए। इसी भीतर गुजरात महाराष्ट्र के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि कुछ राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चेहरे बदले जा सकते हैं। ये बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भाजपा संगठन में भी बदलाव की अटकलें तेज होने लगी है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भाजपा संगठन में जब बदलाव होगा तो उसके बाद पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना पर भी भारतीय जनता पार्टी का अगला फोकस रहेगा। प्रेरणादायी और दर्शनीय स्थल बना नरेंद्र मोदी का स्कूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कूल की बात यहां पर कर रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख लीजिए। वजनगर के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली, और अब उनका स्कूल लोगों के लिए एक इस तरह का स्थल बन गया है जिसपे बच्चे पहुंचे, बच्चे वहां पर जाएं और देखें कि देश के प्रधानमंत्री ने कितने सादा स्कूल में, कितने सादी परिस्थितियों के बीच में, कितने साधारण जिंदगी को जीते हुए देश के उस मुकाम को हासिल किया जहां वो देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और लोगों के दिन में लगातार उनके लिए जो एक छवि है उनकी, वो अडिग होती जा रही है और प्रगाढ़ होती जा रही है। 19वीं सदी का स्कूल है। आपको जानकारी स्कूल के बारे में अगर दें तो 2018 से बंद पड़ा है, लेकिन एएसआई ने इसका पुनर्निर्माण किया, और अब पुनर्निर्माण के बाद स्कूल का नामकरण किया गया है प्रेरणा। अगले साल से देश भर के बच्चे इस स्कूल का दौरा कर पाएंगे। प्रेरणा जिसका नाम दिया गया है, उसके स्कूल के दौरे के लिए अगले साल से बच्चे पहुंच पाएंगे, और हर जिले के 2 छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कूल प्रेरणा को देखने का अवसर मिलेगा। ये केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त कार्यक्रम है, जिसके तहत बच्चे जा पाएंगे, प्रेरणा को देख पाएंगे और प्रेरणा को देखकर सीख पाएंगे कि प्रधानमंत्री ने किन परिस्थितियों के भीतर रहकर वहां से अपनी शिक्षा हासिल की। मणिपुर के 9,501 आदिवासियों ने मिजोरम में शरण ली है। मिजोरम के स्कूलों में पढ़ेंगे इन आदिवासियों के बच्चे। हिंसक घटनाओं को अब पीछे छोड़कर, उन यादों को पीछे छोड़कर जिसमें उन्होंने लोगों को जलते हुए देखा, घरों को जलते हुए देखा, एक बार फिर से नई शुरुआत की कोशिश की है, और मिजोरम के स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला भी करवाएंगे। मिजोरम में पहले से ही म्यांमार के 40,000 से ज्यादा शरणार्थी मौजूद हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के भी 772 शरणार्थी मिजोरम में हैं। शरणार्थियों के रहने का इंतजाम करने में मिजोरम सरकार जुटी हुई है, क्योंकि जो पहले से शरणार्थी वहां पर हैं, उनके साथ में ये लोग भी पहुंचेंगे जिन्होंने भी हिंसा के दंश को झेला है। तो वहीं मणिपुर के कुकी समुदाय के लोगों ने आज दिल्ली में इस संबंध में प्रदर्शन किया। वहां पर हिंसा को देखते हुए लगातार कोशिशें सरकार की ओर से की जा रही है। हालांकि हिंसा एक बार के लिए ठीक हो जाती है, लेकिन फिर से छुटपुट घटनाओं के बाद ये हिंसा इन समुदाय के लोगों के बीच बढ़ने लगती है, और इसी चीज को लेकर दिल्ली में आज कुकी समुदाय के लोगों ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज एक प्रेस वार्ता की, और प्रेस वार्ता के दौरान कुछ आरोप भी गंभीर लगाए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन को सहयोग नहीं कर रहे गैर भाजपा शासित राज्य सहयोग नहीं दे रहे, और इस वजह से कार्य कर भी नहीं पा रही सरकार। इससे लक्ष्य को हासिल करने में कठिनाई आ रही है। दरअसल एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, और प्रेस वार्ता के संबोधन के दौरान ये तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्ष में देश के हर ग्रामीण घर को नल से जल योजना के साथ जोड़ा जाएगा। ये कोशिश उनकी सरकार की रहेगी कि
कोशिश की बदौलत लोगों को पीने के पानी और पानी की उपयोगिता के बारे में जानकारी भी दे और हर घर को नल से जोड़ा जाए। लेकिन अब तक केवल 3 करोड़ परिवारों को ही नल से जल उपलब्ध कराया जाता था। इसमें 9 करोड़ की वृद्धि करते हुए अब 12 करोड़ से अधिक ये आंकड़ा पहुंच रहा है। इससे पहले का आंकड़ा काफी कम था, जिसका जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 करोड़ मकान इसके लिए पहले जो कार्य किए गए थे वो उसमें रहे, लेकिन 9 करोड़ की वृद्धि करते हुए 12 करोड़ से अधिक ये अब आंकड़ा, ये डेटा पहुंच गया है। ये भी कहा कि आने वाले समय में हर घर को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा और अनुमान है कि लक्ष्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। बिजली कर्मचारियों के नाम के पीछे से हेल्पर शब्द हटेगा। बिजली कंपनियों के टेक्निकल हेल्पर को सीएम गहलोत की सौगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस घोषणा से टेक्निकल हेल्पर्स में खुशी की लहर नजर आ रही है। डिस्कॉम, आरपी, आरबी, पीएलएल में कार्यरत करीब 25,000 टीएच का ये पदनाम चेंज होगा और अब टेक्निकल हेल्पर कहलाएंगे टेक्नीशियंस। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पिछले लंबे समय से चल रही थी टेक्निकल हेल्पर की डिमांड, जिसमें उनके पदनाम को परिवर्तित करने की मांग वो कर रहे थे और मांगों के अनुरूप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर इस चीज को समझा और उसके बाद इसमें परिवर्तन किए। सभी बिजली कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के फैसले पर आभार सीएम अशोक गहलोत का जताया और साथ ही पदनाम के परिवर्तन के लिए कंपनियों में ये कवायद भी शुरू हो गई है। अपडेट आपको पूरी इस पर अगर दे तो बिजली कर्मचारियों के पीछे से हेल्पर अब हट जाएगा और अब टेक्निकल हेल्पर्स कहलाए जाएंगे। सिर्फ हेल्पर नहीं बल्कि टेक्निकल हेल्पर, टेक्नीशियन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पिछले लंबे समय से टेक्नीशियन, टेक्निकल हेल्पर्स की मांग चल रही थी, जिसमें वो चाह रहे थे कि पदनाम में परिवर्तन हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक ये बात पहुंची, उन्होंने इस पर मंथन किया और आखिरकार ये निर्णय लिया। तो बिजली कर्मचारियों के नाम के पीछे से हेल्पर हटेगा, अपडेट आपको दे रहे हैं। और बदलाव क्या होगा? टेक्निकल हेल्पर से नहीं कहा जाएगा, सिर्फ हेल्पर नहीं बल्कि टेक्निकल हेल्पर।